Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and healthy. I am Arusa Zahir, your English instructor, and my qualification is MPhil in linguistics. Today the topic that we are going to discuss is reading comprehension skills. First of all, we will see that why is reading important and what is the importance of reading in our life. The job market now demands a workforce that is more highly educated than ever. इसका बेटे मतलब ये है कि आजकल हम लोग अगर मूव करें सोसाइटी में, माशरे में, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें फेस करना पड़ती है दैट इज़ आवर नॉलेज, दैट इज़ आवर एक्सपीरियंस, that is based upon our degrees, that is based upon our observation and all the years that we spend in colleges and universities as well. यानी जितना हमारे पास नॉलेज होगा उतने ही ज़्यादा हम लोग मूव कर सकेंगे सोसाइटी के अंदर. इन समरी, पीपल जस्ट आर नॉट रीडिंग एज मच एनी मोर एंड येट द नीड फॉर रीडिंग comprehension and communication skills, verbal and written, has increased. आजकल इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. एंड इवन इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द ह्यूमन बींग्स, द वेरी थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इज़ योर skills. That can be your communication skills, that can be your comprehension skills. आगे बेटे है motivation is necessary. However, most people, children and adults do not spend any significant portion of their free time reading. आजकल बेटे क्या होता है कि हमारे पास अगर फ्री टाइम है, we prefer to use social apps, we prefer to use cell phones, and we want to spend our time in watching TV and some other activities, but reading is not the part of our regular routine or life. तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन और अडल्ट जो है इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. विदाउट कमिटिंग टाइम टू रीडिंग, नो वन कैन गेन द रीडिंग स्किल्स. बेटे जैसे स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़की है वो कहती है मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन ये एक लड़की के साथ एक स्पेसिफिकेशन है, शी विल हैव टू कुक समडे और सम टाइम. उसे कभी ना कभी और कहीं ना कहीं तो ये काम करना ही पड़ता है. तो वो अननोइंगली भी और अनइंटेंशनली भी वो इन चीज़ों को सीख लेती है. लेकिन रीडिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी स्किल है जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे ये स्किल्स आपको नहीं आएंगी. ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जो है ना वो इस अपनी हैबिट नहीं बना सकते जब तक आप इसको डेलिब्रेटली यानी अपनी मर्जी से आप इस चीज़ को करते नहीं हैं. विदाउट कमिटिंग टाइम टू रीडिंग, नो वन कैन गेन द रीडिंग स्किल्स और नॉलेज they need to succeed in school, at work or in life in general. If some person wants to be very successful in life, he or she must be the habitual of reading skills. उसे लाजमी reading skills का जो है ना उसको हैबिट होनी चाहिए. इसका मतलब ये है, रीडिंग का मतलब बेटे सिर्फ ये नहीं है कि वो बुक्स को पढ़े, नॉवेल्स को पढ़े. इससे मुराद ये भी है कि जो कुछ एटलीस्ट इंसान पढ़ता है उसको क्रिटिकल माइंड के साथ पढ़े, क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड उसका हो, उसकी रीडिंग स्किल्स. अगर आप लोगों के पास जो बुक्स होती हैं ना बेटे, अगर वही आप ध्यान से क्रिटिकली और उसको बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्वेशन के साथ आप उसको पढ़ लो तो वो ही आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं. द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग एफिशिएंसी इज़ टू रीड अ लॉट. और एक ही चीज़ आपकी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, दैट इज़ रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग. आप पढ़ेंगे तो ही आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो टूल दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. नेक्स्ट इज बेटे, व्हाट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन. रीडिंग कम्प्रीहेंशन किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, कम्प्रीहेंशन इज द कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब होता है बेटे सलाहियत, एबिलिटी. द कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग फुली द एक्ट और एक्शन ऑफ ग्रैस्पिंग विद द इंटेलेक्ट. और एक इंसान जब उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके अपनी अक्ल और समझ के साथ, जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड कम्प्रीहेंशन. आगे है बेटे, वेबस्टर ऑल्सो टेल्स अस दैट रीडिंग इज टू रिसीव और टेक इन द सेंस ऑफ एज लेटर्स और सिम्बल्स बाय स्कैनिंग. एक इंसान चीज़ों को समझे स्कैनिंग के ज़रिए. स्कैनिंग का मतलब यह है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सके. अगर आपको कहा गया है कि आप किसी पेज की रीडिंग करें और आप रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं निकाल सकते, आप उसके अंदर कोई थीम नहीं आपको समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप उसकी रीडिंग करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो वो आपकी एक कंप्रीहेंसिव रीडिंग नहीं होगी. तो आपके अंदर स्कैनिंग होनी चाहिए. वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड समथिंग, यू मस्ट बी स्कैन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैटर, टू लर्न फ्रॉम वट वन हैज सीन और फाउंड इन राइटिंग और पेंटिंग। जो भी आप लोगों ने राइटिंग में देखा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग समथिंग एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल इन फाइंडिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप वो नहीं निकाल रहे तो इट मीन्स कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, या अगर आपको वो निकालने नहीं आ रहे, इट इज ऑल्सो मीन्स टू से दैट योर रीडिंग स्किल्स आर नॉट गुड एंड यू आर नॉट कम्प्रिहेंसिव रीडर। तो अगर आप राइटिंग में या पेंटिंग में या किसी आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में, वेदर यू आर रीडिंग एनीथिंग, अगर आपको उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल रहे, इट मीन्स कि आपकी रीडिंग स्किल्स अभी इंप्रूव नहीं है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास स्किल्स फॉर कम्प्रीहेंसिव रीडिंग। कम्प्रीहेंसिव रीडिंग की स्किल्स कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले है हमारे पास फाइंडिंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एविडेंस। सबसे पहले हम लोग अगर रीडिंग कर रहे हैं ना बेटे, तो हमें मेन आइडियाज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और अगर हम वो फाइंड आउट नहीं कर रहे तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। अब मेन आइडियाज़ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और मेन आइडियाज़ क्या होते हैं? अब मेन आइडिया से बेटे मुराद ये है, इफ़ वी आर रीडिंग समथिंग और हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने पैराग्राफ पढ़ा है फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर पे। चाइल्ड लेबर इज़ वेरी मच इन पाकिस्तान एंड लिटिल चिल्ड्रन और मूविंग अराउंड एमलेसली एंड दे आर वॉन्डरिंग ऑन द रोड्स। फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो की वर्ड है ना, जो हमारा मेन आइडिया है, वो चाइल्ड लेबर है इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको सुनाई है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो भी पैराग्राफ हम पढ़ें, कोई भी आर्टिकल पढ़ें, कोई भी ऐसे पढ़ें, उसमें हम लोग मेन आइडियाज़ को एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकें। अगर हम मेन आइडियाज़ को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ साथ उसके आगे फिर जो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स आ रही हैं। चाइल्ड लेबर हमने देख लिया कि इसका मेन आइडिया है, और बाकी जितने भी सेंटेंसेस होंगे उस पैराग्राफ के, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स टू से दैट कि मेन आइडिया उसमें एक है और बाकी सेंटेंसेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस एंगल से हमें रीडिंग को करना चाहिए और करना पड़ता है, ये स्किल्स हैं। नंबर 2, मेकिंग इन्फ्रेंसेस, सजेशंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। इन्फ्रेंस का मतलब होता है जब हमें कोई मीनिंग नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे सुजेस्ट कर लेते हैं कि इस स्पेसिफिक वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। अगर आप लोगों को कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, आपने एक सेंटेंस पढ़ा है, आपको उसके पहले वाले वर्ड्स का भी मीनिंग आ गया है, आपको उसके बाद वाले वर्ड्स का भी मीनिंग आ गया है, लेकिन आपको उस स्पेसिफिक किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता, तो आप इन्फर कर लेते हो, आप उसको सुजेस्ट कर लेते हो कि यहाँ पर इसकी जो इसके कॉन्टेक्स्ट में ना इस वर्ड का यही मीनिंग बन रहा है। दिस इज कॉल्ड मेकिंग इन्फ्रेंसेस। अगर आप स्ट्रांग रीडर हैं, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो ही आप ये कर सकोगे, अदरवाइज यू आर अनएबल टू इन्फर एनी मीनिंग। नंबर 3 है बेटे हमारे पास रिकॉग्नाइजिंग। अब रिकॉग्नाइजिंग अ टेक्स्ट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो अगर आपको स्किल्स आती हैं रीडिंग की, तो ही आप उसको देख के बता सकोगे या पढ़ के बता सकोगे कि वो स्टोरी कॉमिक है, उसको पढ़ के आपको हंसी आ रही है, या वो किसी की ट्रेजेडी के बारे में है, या वो कोई ड्रामेटिक फॉर्म में है, या वो नरेटिव फॉर्म में है, या वो कोई नॉवलिस्टिक फॉर्म में है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो ही आप इन चीज़ों को, उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकोगे, रिकॉग्नाइज कर सकोगे। नंबर 4, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग। आपकी रीडिंग स्किल्स और कंप्रीहेंशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग तब होंगी जब आप उस सारे को पढ़ने के बाद अपने माइंड में उसको सेव कर सको एक समरी की शक्ल में, और अगर आपको कहना पड़े, अगर आपको बोला जाए कि उसको दोबारा आप एक्सप्लेन करें, तो आप उसको पैराफ्रेज कर सको, उसको एलेबोरेट कर सको। ये आपकी स्किल्स बेटे होनी चाहिए। नंबर 5, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल्स। और रीडिंग जो होती है, इसको आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, मतलब आपने कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, कंप्रीहेंसिवली आप चीज़ों को फाइंड आउट नहीं करते उसमें से, तो आपकी रीडिंग जो है वो बेसलेस है, उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नंबर 6 है बेटे रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉन प्रोज फॉर्म्स। रीडिंग सिर्फ बुक्स से नहीं होती, रीडिंग सिर्फ आपके लिखे हुए मटेरियल से नहीं होती, बाज़ औक़ात आप लोग ग्राफ्स जो है ना उनसे भी आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, टेबल्स, उसके अलावा चार्ट्स, डायग्राम्स। BS फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्राफ्स भी बनाना पड़ते हैं, टेबल्स भी वो बनाते होंगे डेफिनेटली, चार्ट्स वगैरह। इसी तरीके से जो हमारे ADP के स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके अंदर, उनकी जो बुक्स हैं उनके अंदर बहुत दफ़ा उनको जो है ना डायग्राम्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। इट मीन्स टू से दैट कि रीडिंग जो है उसके अंदर हमें सिर्फ लिखे हुए अल्फाज को नहीं, जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वो हमारे लिए रीडिंग नहीं है, बल्कि हमें ग्राफ्स को भी पढ़ना पड़ता है। ग्राफ्स को पढ़ने से मुराद ये है कि उसे भी
अंडरस्टैंड करना पड़ता है, डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, दे आर ऑल्सो इंक्लूड्स इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव रीडिंग। और ये भी हमारी स्किल्स भी होना चाहिए कि हम डायग्राम्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 7 है अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस एंड डिटेक्टिंग बायसेस। इससे मुराद यह है कि अगर हम कोई रीडिंग कर रहे हैं ना, अगर हम कोई फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, किसी का भी न्यूज़पेपर में कोई इंटरव्यू है, तो कोई एक डिबेट है, उसमें 2 पार्टीज़ हैं और एक पार्टी उसकी फेवर में है, एक पार्टी उसके अगेंस्ट है। तो हम अगर हम उस आर्टिकल को रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन इसकी फेवर में अपने ओपिनियंस दे रहा है और कौन इससे बायसेस शो कर रहा है, यानी कौन इससे अगेंस्ट जा रहा है, कौन इससे डिटेक्ट कर रहा है अपने आप को। तो अगर हमारे अंदर ये क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, अगर हमारी स्किल्स के अंदर वो पार है, तो ही हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग। नंबर 8 है बेटे आइडेंटिफाइंग। हम अगर अच्छे रीडर हैं तो ही हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि राइटर की टोन क्या है, उसका मूड क्या है और उसका स्टाइल क्या है। बाज़ औक़ात हम लोग कुछ ऐसी राइटिंग्स पढ़ते हैं बेटे, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी राइटर्स जो कि या जिस तरह इस तरह टीवी पे भी हम लोग अक्सर देखते हैं या न्यूज़पेपर पे भी पढ़ते हैं कि बहुत से जो क्रिटिक्स हैं वो कॉलम्स लिखते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, तो बहुत ही हिस्टेरिकल टोन में उसको लिखते हैं, बहुत तंज़िया अंदाज में उसको समटाइम्स लिखा होता है। तो अगर हमारा बेंट ऑफ माइंड या रीडिंग क्रिटिकल रीडिंग हमारी नहीं है, क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड नहीं है, या हमारी रीडिंग स्ट्रांग नहीं है, रीडिंग के अंदर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जिस तरीके से या उसकी स्किल्स हैं, उसके पैटर्न्स हैं, इफ़ वी डू नॉट दीज थिंग्स वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द सिलेक्टिव पैटर्न ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जांपल हम टोन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, मूड को और स्टाइल को। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये चीज़ें तभी आएंगी अगर हमारी रीडिंग अच्छी है। रेट्रिकल पैटर्न्स सच एज कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। रेट्रिकल का मतलब होता है बयानिया अंदाज, उर्दू में इसको कहते हैं बयानिया अंदाज और इंग्लिश में इसको कहते हैं नरेटिव स्टाइल। रेट्रिक पैटर्न्स यानी बयानिया अंदाज, तो बयानिया अंदाज भी हम तब बता सकेंगे अगर हम उसको डीपली रीड करते हैं, डीपली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट से मुराद क्या है? आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जहाँ पे होली प्रॉफिट का कंपैरिजन हो रहा है आज के दौर के किसी फॉर एग्जांपल हमारे लीडर के साथ, कि वो कैसे लीडर थे और आज का लीडर कैसा है। तो आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर राइटर ने क्या यूज़ किया है? कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो है ना वो मेथड यूज़ किया है। और उसके अलावा आपको कॉज एंड इफेक्ट की एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग पढ़ रहे हो कि अगर आज का जो है ना हमारा लीडर बुरा है तो कल को उसके क्या असरात हो सकते हैं, तो ये आप कॉज एंड इफेक्ट पढ़ रहे हो। अगर वो आज जो कारनामे करेगा या जो वो आज के दौर में करेगा कल को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। आज जो होगा कल को उसका असर नजर आएगा। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर की एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। चाइल्ड लेबर में बेटे अगर चाइल्ड लेबर ख़त्म नहीं हुई तो हमारे पास कल को एक पढ़ी लिखी एक बल्क में वो पोटेंशियल और वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो कि किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बयान करना, नरेशन का मतलब होता है स्टोरी की शक्ल में सुनाना। तो वो स्टोरी डिस्क्रिप्टिव है या नरेटिव है, ये भी हमें उसको पढ़ के ही पता चलेगा। तो ये रेट्रिकल पैटर्न्स भी हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी रीड द थिंग कंप्रीहेंसिवली। नेक्स्ट है बेटे लेवल्स ऑफ कंप्रीहेंशन। पीछे हमने स्किल्स पढ़ी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ कंप्रीहेंशन। अब लेवल्स ऑफ कंप्रीहेंशन कितने हैं? द 3 लेवल्स ऑफ कंप्रीहेंशन आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग हायरार्की फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट कंप्रीहेंसिव लेवल ऑफ रीडिंग। हायरार्की का मतलब होता है बेटा बतदरीज, यानी उसका स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करना। अब हमारे पास लीस्ट और मोस्ट दो हैं। लीस्ट का मतलब है सिर्फ हम लोग उसका सरफेस उसकी रीडिंग करें। सरफेस का मतलब ये है सिर्फ बुक के पेजेस को पढ़ें और सिंपल रीडिंग करें, जो कि हम प्लेयर के लिए अक्सर, हमारे पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है, बट दिस इज अ कल्चर इन यूरोप कंट्रीज दैट द पीपल इवन ऑफ एजेड पीपल मूव whenever they move from their houses and they move in restaurants, they move in parks, they have some books in their hands। तो ये उनकी एक हैबिट है कि वो रीडिंग बहुत करते हैं। तो लीस्ट का मतलब ये सिर्फ सरफेस रीडिंग करना, पेजेस को पढ़ना, सिंपल रीडिंग। मोस्ट क्या है? इन डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्स रीडिंग। जब हमने उसको डीपली रीडिंग करना होता है और उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है, उसमें से स्टाइल निकालना होता है, पैटर्न देखना होता है, उसका टोन,
मूड, उसका स्टाइल, और उसके अंदर हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, और हमने उसके अंदर उन वर्ड्स का कोई हिस्टेरिकल वर्क तो नहीं है, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है जब हमने उसको क्रिटिकली करना होता है और कंप्रीहेंसिवली करना होता है। जब हम लीस्ट करते हैं ना बेटे, तो उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेयर से होता है कि हम खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। बट व्हेन अवर टारगेट इज मोस्ट, फिर हम लोग किसी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हैं और उस चीज़ को कन्वे करने के लिए पढ़ते हैं। ओके बेटे, सबसे पहला लेवल है हमारा लिटरल लेवल। लिटरल का मतलब ये है व्हाट इज एक्चुअली स्टेटेड। लिटरल का मतलब बेटे होता है सतही तौर पे, यानी सरफेस मीनिंग। लिटरल को सिंपली आप लोग माइंड में रखिएगा, सरफेस मीनिंग। लिटरल मीनिंग, सरफेस मीनिंग, यानी ज़ाहरी तौर पे जो हमें मीनिंग नजर आ रहा है वही मीनिंग है। फैक्ट्स एंड डिटेल्स होती हैं इसमें। फैक्ट्स मतलब अगर लिखा हुआ है गॉड इज वन, तो इसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड इज वन। इसमें फैक्ट्स होते हैं, इसमें डिटेल्स होती हैं। रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, इसको सिर्फ रोट का मतलब होता है इसको बच्चे मतलब वैसे का वैसे ही याद करते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं और ये सरफेस मीनिंग सेम रहता है। सरफेस अंडरस्टैंडिंग ओनली, सिर्फ इसको सतही तौर पे पढ़ना पड़ता है। तो ये है सबसे पहला लेवल जिसको हम कहते हैं लिटरल लेवल। ओके बेटे, इसका टेस्ट किस तरीके से हो सकता है? टेस्ट्स इन दिस कैटेगरी आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स डीलिंग विद ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। यानी अगर हम लोग इस लेवल की कोई रीडिंग की बुक पढ़ते भी हैं ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, और इसके जो टेस्ट बन सकते हैं ऐसी रीडिंग के बाद, लिटरल रीडिंग के बाद जो आपके टेस्ट बन सकते हैं वो मल्टीपल चॉइस में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी गॉड्स आर देयर? देयर इज ओनली वन गॉड। तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज की शक्ल में ही क्वेश्चन आ सकता है और ट्रू फॉल्स में ही आ सकता है। चॉइस इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स की शक्ल में ही हो सकती है। तो ये टेस्ट इस तरह के डिजाइन होते हैं ऐसी रीडिंग के बाद। इसमें कॉमन क्वेश्चन यूज टू इलिसिएट दिस टाइप ऑफ थिंग आर हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन। इसमें बेटे इस लिटरल रीडिंग के बाद ना सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं। हु, कौन, क्या, कब, कहाँ, यानी इसको ना WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो ये जो लिटरल मीनिंग है इसमें सिर्फ हु क्रिएटेड अस? अल्लाह क्रिएटेड अस। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज डैश। व्हेन डिड ही बॉर्न? ही बॉर्न इन 1985। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमने फैक्ट्स बताने होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी ये सरफेस मैंने आंसर्स दिए हैं और ये सरफेस क्वेश्चंस के लिए ये लिटरल जो है ना ये स्टाइल यूज होता है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास लेवल 2 इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव क्या होता है कि आप उस चीज़ को पढ़ के ना उसमें से कोई मीनिंग खुद से अपने माइंड में निकाल लो। ठीक है, उस चीज़ को आपने पढ़ा और आपने अपने माइंड में कोई मीनिंग जनरेट कर लिया। उसमें सरफेस मीनिंग नहीं होता, उसमें आप मीनिंग खुद जनरेट करते हो। इंटरप्रेटिव, व्हाट इज इम्प्लाइड और मेंट रादर देन व्हाट इज एक्चुअली स्टेटेड। मतलब व्हाट इज इम्प्लाइड फॉर मेंट, आप उसमें से कुछ और मतलब निकालते हो, रादर देन व्हाट इज एक्चुअली स्टेटेड, कि जो कहा गया है आप उसके कोई जो है ना कोई और मतलब उसका लेते हो, उन वर्ड्स का जो लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ऐसा लीडर था जिसने अपने मुल्क के अंदर लोगों को 2 वक्त का खाना खाने पे भी जो है ना वो मजबूर कर दिया, और लोग गुर्बत के हाथों, या फॉर एग्जांपल एक दफ़ा कोई ऐसी वबा आई जिसने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो लोग मौत तक को गले लगाने के लिए तैयार थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्ट ना तो कोरोना का नेम आया, इसमें ना तो डायरेक्ट इमरान खान का नेम आया, ना ही किसी और पॉलिटिकल लीडर का नेम आया। इट मीन्स टू से दैट कि वर्ड इसके सरफेस कुछ और है, लेकिन इसमें मीनिंग जो छुपा हुआ है ना वो कुछ और है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा बेटे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग इन्फ्रेंसिस, मीनिंग्स हम लोग इन्फर का मतलब होता है सुजेस्ट कर लेना मीनिंग, तो इसमें हम लोग अपने लिए मीनिंग खुद ड्रॉ कर लेते हैं। टैपिंग इनटू प्रायर नॉलेज, फिर हमारे माइंड में जो प्रायर नॉलेज होता है, प्रायर नॉलेज से बेटे मुराद ये होता है कि हमारे माइंड में किसी चीज़ के बारे में जो ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है या जो एक्सपीरियंस हमारा मौजूद है, हम उसमें से कोई मीनिंग जो है ना उसको अटैच करते हैं उसके साथ। अटैचिंग न्यू लर्निंग टू ओल्ड इन्फॉर्मेशन, अब देखें ये जो मैंने अभी वबा वाली बात आपको बताई है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में ऑलरेडी है, लेकिन जब मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ूंगी तो मैं अपने इस नॉलेज को उसके साथ अटैच करने की कोशिश करूंगी। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं ना, आप रियल चीज़ों को देख के उसी प्रायर नॉलेज में से जो आपके जहन में जितना नॉलेज है या जितना एक्सपीरियंस है या जितना आप सोशलाइज्ड हो, जितने आप मॉडर्नाइज्ड हो, आप उन्हीं चीज़ों के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हो।
मेकिंग लॉजिकल लीप्स एंड एजुकेटेड गेसेस, फिर आप लॉजिकल लीप्स बनाते हो, यानी आप उस चीज़ को पढ़ के अपने माइंड को यूज़ करते हुए लॉजिकल वे में कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो बिटवीन द थिंग्स। जो चीज़ आपने पढ़ी, जो लाइंस में आपने पढ़ा वो, और जो आपके माइंड में ऑलरेडी डाटा सेव है, जितना भी नॉलेज आपके पास है, अगर वो रिलेट कर रहा है उसके साथ किसी भी तरीके से, तो वो आप उसके साथ अटैच करते हो। लिटरल मीनिंग सिंपल, आपको लिटरल मीनिंग क्लियर, ये इंटरप्रेटिव मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज इंटरप्रेटिव। अब सेकंड लेवल पे टेस्ट किस तरीके के हो सकते हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस से मुराद ये है कि लाइंस में जो लिखा गया हुआ है आप उसके अंदर कोई डीप स्टडी करके उसको थोड़ी सी, तो आप फिर मीनिंग उसका निकालो। रीडिंग बिटवीन द लाइंस टू डिटरमिन व्हाट इज मेंट बाय व्हाट इज स्टेटेड, कि क्या कहा गया है और उससे क्या मतलब लिया गया है। टेस्ट इन दिस कैटेगरी आर सब्जेक्टिव। वो जो पहले वाला हमने पढ़ा था लिटरल, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसके अंदर सब्जेक्टिव तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड से मुराद क्या है बेटे? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इधर ही। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं बेटे जिनका आप, जिसके दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, जिसका आपको आंसर सेम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क टू यू हु क्रिएटेड यू, तो आप डेफिनेटली कहेंगे अल्लाह अलमाइटी। अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ योर रिलीजन, आप कहेंगे इस्लाम। अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ द डिग्री दैट यू आर स्टडिंग फॉर, तो आप डेफिनेटली कहेंगे BS फिजिक्स। और ADP वाले डेफिनेटली कहेंगे वी आर स्टडिंग ADP। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका क्लोज एंडेड आंसर है, इसको आप एलेबोरेट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा आप कुछ और नहीं कह सकते। दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर। ओपन एंडेड से मुराद ये है जिसमें आपके पास चॉइस थोड़ी मिल जाती है, आप उसको एलेबोरेट कर सकते हो, आप उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में मोल्ड करके किसी भी तरीके के, किसी भी एंगल में उसको बात को लेके जा सकते हो। तो दिस इज क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर्स। टेस्ट इन दिस कैटेगरी आर सब्जेक्टिव एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर ओपन एंडेड। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाई, पीछे हमने पढ़ा था व्हाट, इधर हम पढ़ रहे हैं व्हाई, क्यों। पीछे हमने सिर्फ पढ़ा क्या चीज़, यहाँ हमने पढ़ा हु का मतलब होता है कौन, तो उसका एक ही आंसर हो सकता है। व्हाई के अंदर क्यों, क्यों के अंदर बड़े ज़्यादा आप चीज़ों को जोड़ सकते हो। व्हाट इफ़, ऐसा क्या, एंड हाउ, और किस तरीके से। तो इनके अंदर आपके क्वेश्चंस इस तरीके के ऑलमोस्ट इस ये जो इंटरप्रेटिव है इसमें आपके इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं और सॉल्व होते हैं। ओके बेटे, थर्ड वन इज अप्लाइड। अब अप्लाइड क्या है? ओके बेटे, अप्लाइड क्या है? अप्लाइड का मतलब ये है टेकिंग व्हाट वाज सेड लिटरल and then what was meant by what was said interpretive and then extend apply। पहले आपने जो चीज़ पढ़ी है वो लिटरल है, सिंपल मीनिंग, उसके बाद आप उससे जो मीनिंग निकाल रहे हो वो इंटरप्रेटिव है, और उसके बाद आप उन चीज़ों को अप्लाई करोगे। एक्सटेंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ बियॉन्ड द सिचुएशन। जब आप उन चीज़ों को एनालाइज करो, जब आप उसको सिंथेसिस करो, सिंथेसाइज का मतलब होता है आप उसको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को का निचोड़ निकाल के, उन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके जब आप अपने तरीके से उसको करो, प्रोड्यूस करो, उसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको किसी और रंग में क्रिएट करो, और उन्हीं मेथड्स को पढ़ने के बाद आप खुद कोई चीज़ उससे जनरेट करो, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइंग। तो ये इसका मतलब अप्लाई का आएगा। In this level, we are analyzing or creating information and applying it to the other information by taking help from literal interpretive meaning। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इन दिस लेवल वी आर एनालाइजिंग और क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन। हम इसमें इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और अप्लाई करते हैं इसको बाकी चीज़ों के ऊपर, बाकी अपने मेथड्स वगैरह के ऊपर, बाकी अपने रिडन के ऊपर। यानी लिटरल और इंटरप्रेटिव मीनिंग जो हमारे हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम इन दोनों को पढ़ने के बाद अप्लाई करें। जब हम इन दोनों को अप्लाई करेंगे दैट वुड बी अवर थर्ड लेवल। ओके बेटे, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हमने अगर कोई चीज़ पढ़ी है, कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है अपने मेन टॉपिक्स को, अपने मेन आइडियाज़ को, और सपोर्टिंग डिटेल्स को कैसे निकालना है। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, द कर्नल। कर्नल का मतलब होता है मेन क्रक्स, मेन उसका जो मेन पॉइंट है, मेन थीम है। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, द कर्नल और द लार्जर कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ अ टेक्स्ट बुक चैप्टर, an article, a paragraph, a sentence or a passage is a high level reading task। अगर आपको बोला गया है कि आपने उसमें से टॉपिक निकालना है,
टॉपिक सेंटेंस निकालना है या उसका आपने कर्नल मीन्स थीम, या आपने उसका थीम निकालना है। तो किसी फ्रेमवर्क में से, फ्रेमवर्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है, कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई पैराग्राफ पढ़ा है, तो इसमें से इन चीज़ों को फाइंड आउट करना ये एक वो इंसान कर सकता है जिसकी रीडिंग स्ट्रांग है और जिसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग है। अच्छा, इसको निकालने के लिए बीइंग एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, फिर वो इंसान उसमें से कोई कंक्लूजन निकाले, इवेल्युएट करे एंड क्रिटिकली इंटरप्रेट आर्टिकल्स और चैप्टर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल कम्प्रीहेंशन इन बुक रीडिंग। तो इन चीज़ों को जब वो सारी इन चीज़ों को करने के काबिल होगा, कंक्लूजन्स निकालेगा, इवेल्युएट करेगा, क्रिटिकली इंटरप्रेट करेगा आर्टिकल्स को, तो उसकी कम्प्रीहेंशन रीडिंग ओवरऑल ये चीज़ है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं? टेक्स्ट बुक, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस और पैसेजेस ऑल हैव टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज़। इन सब चीज़ों के अंदर जो है टॉपिक्स होते हैं और मेन आइडियाज़ होते हैं, जिनके ऊपर वो सारे चैप्टर्स बेस करते हैं, जिनके ऊपर वो सारे आर्टिकल्स बेस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जिस तरह आप लोग एसेज किया करते थे इन योर FSC इंग्लिश, 15 मार्क्स के जब आपको ऐसे आते थे, या कोई भी आप बुक पढ़ते हो, तो उसमें जब आप कोई क्वेश्चन या आप लोग कोई ऐसे तैयार करते हो, तो वो टॉपिक एक होता है जिसके ऊपर आप वो सारा ऐसे लिखते हो। कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ते हो, कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, तो मेन उसके अंदर चीज़ एक होती है जिसके इर्द गिर्द सारा पैराग्राफ घूम रहा होता है, उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट, या उसके किसी भी उसको फेवर देने के लिए, या उसकी किसी की तारीफ में, या किसी चीज़ की तनकीद में। तो वो जो बेसिक वर्ड होता है ना, दैट इज़ द टॉपिक एंड मेन आइडिया। द टॉपिक इन द ब्रॉड जनरल थीम और मैसेज, टॉपिक क्या होता है? इज द ब्रॉड जनरल थीम और मैसेज। इट इज़ व्हाट सम कॉल द सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट भी बोला जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो मेन चीज़ होती है, जिसके इर्द गिर्द सारा जो टॉपिक होता है या पैराग्राफ होता है वो मूव करता है। द मेन आइडिया इज़ द की कॉन्सेप्ट। मेन आइडिया क्या होता है? ये की कॉन्सेप्ट होता है बीइंग एक्सप्रेस्ड, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि बयान किया जाता है किसी भी चीज़ को इलेबोरेट करने के लिए। ये की कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली गिवन इन एनी आर्टिकल, इन एनी ऐसे और इन एनी रिटन टेक्स्ट। Details, major and minor, support the main idea by telling how, what, when, where, why, how much और how many। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं किसमें? डिटेल्स में। डिटेल में उसको बताया जाता है। मेन आइडिया में डिटेल नहीं होती, मेन आइडिया में सिर्फ आपका थीम छुपा हुआ होता है कि क्या थीम है, उसमें की कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जो हमें डिटेल्स मिलती हैं वो हमें आने वाले सेंटेंसेस में मिलती हैं, आने वाले पार्ट में मिलती है, तो उसको हम डिटेल्स कहते हैं। डिटेल्स चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, वो चाहे उसकी फेवर में हो या उसकी निगेशन में हो, यानी जो भी उसके अलावा मेन थीम के अलावा जितने भी चीज़ें हमारी कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड डिटेल्स। और हर पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया होता है, यानी हर पैराग्राफ के अंदर एक बात होती है, अगले पैराग्राफ के अंदर कोई और बात, उससे अगले पैराग्राफ में कोई और बात। पैराग्राफिंग इसी तरीके से होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हो कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे ले लेते हैं IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हम लोग IT का इंट्रोडक्शन करते हैं, एक पैराग्राफ में वो हो गया, तो उसका टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ IT। तो बाकी जितने भी उसके सेंटेंसेस होंगे उस पैराग्राफ का वो डिटेल्स होंगे, उसके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, IT के अंदर हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर, ठीक है, सेकंड वाला पैराग्राफ कंप्यूटर पे आ गया, तो उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर और उसके पॉजिटिविटीज़ देखेंगे, उसके देखेंगे उसमें हमें किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है, वो सारी उसकी डिटेल्स होंगी। थर्ड वाले में हम लोग देख लेते हैं व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज ऐप्स, तो ये तीसरा पैराग्राफ उसके बारे में आ जाएगा। तो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और गूगल ये हमारे मेन आइडिया हो जाएगा, और बाकी जो सेंटेंसेस आएंगे वो इसकी डिटेल्स। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ चुकी होगी कि हर पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक और मेन आइडिया जिसको बोलते हैं या की कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो होता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं, वो उसकी डिटेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ग्रेस्पिंग द मेन आइडिया। हम किस तरीके से मेन आइडिया को ग्रेस्प कर सकते हैं? अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और सेंट्रल थीम। पैराग्राफ जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। एक सेंटेंस तो पैराग्राफ नहीं हो सकता डेफिनेटली। जब हम 3, 4, 5 सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो हमारे पास एक पैराग्राफ बनता है। तो पैराग्राफ जो है वो एक ही सेंट्रल थीम के रिवॉल्व जो है ना वो उसको करता है, उसके गिर्द घूमता है। एवरी पैराग्राफ हैज़ अ की कॉन्सेप्ट और मेन आइडिया। ये वही बात जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। The main idea is the most important piece of information the author wants you
टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। अब वो मेन आइडिया वो चीज़ है जो ऑथर चाहता है, जिसने वो चीज़ लिखी है, जिसने वो पैराग्राफ लिखा है, वो चाहता है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, तो वो मेन आइडिया उस पूरे पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन को अपने इर्द गिर्द रोटेट करवाता है, वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास द मेन आइडिया मे बी स्टेटेड एट द बिगिनिंग। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका वो टॉपिक सेंटेंस एक्चुअली होता किस जगह पे है। फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसकी पहली लाइन भी पढ़ ली है, दूसरी भी पढ़ ली है, आपको मेन आइडिया नहीं मिला या आपको टॉपिक सेंटेंस नहीं मिला, टॉपिक नहीं मिला, तो फिर उसके लिए बेटे बाज़ औक़ात कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो उसको ना पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट वाले सेंटेंस पे डिस्क्लोज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसको बिल्कुल स्टार्ट पे करते हैं, और बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसा होता है कि वो दरमियान में कहीं एक्सप्लेन करें। द मेन आइडिया मे बी स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, इन द मिडल और एट द एंड। द सेंटेंस इन विच द मेन आइडिया इज स्टेटेड इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ। ये बेटे आपने इंपॉर्टेंट, ये जो रेड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, कीप इन योर माइंड, दे कैन बी योर MCQs, दे कैन बी इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस, and they can be the points that can be asked in your papers separately. So be very careful whenever you will prepare these slides. The topic sentence announces the general theme or portion of the theme to be dealt with in the paragraph. टॉपिक सेंटेंस हमारा जनरल थीम बता देता है कि वो पैराग्राफ के अंदर क्या बात होने वाली है, वो ओवरऑल जनरल तौर पे एक थीम बता देता है उस पैराग्राफ का। To be dealt with in the paragraph, although the topic sentence may appear anywhere in the paragraph. टॉपिक सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ये देखें, वो उसके बिगिनिंग में आ सकता है, मिडल में आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है। Identifying the topic. The first thing you must be able to do to get at the main idea of a paragraph is to identify the topic, the subject of the paragraph. Your strategy for topic identification is simply to ask yourself the question. और हाँ, एक अहम चीज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में रीडिंग करने से पहले और पैराग्राफ को पढ़ने से पहले अपने माइंड में ये क्वेश्चन देख लें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है। जब आप ये अबाउट का वर्ड पढ़ोगे ना, तो आपका डेफिनेटली पॉइंट है ही उसके मेन आइडिया पे है कि आपने उसके मेन आइडिया को फाइंड आउट करना है कि वो किसके बारे में बात हो रही है। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी एबल टू डू टू गेट एट द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। योर स्ट्रेटजी फॉर टॉपिक आइडेंटिफिकेशन इज सिंपली टू आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, कि आप खुद से क्वेश्चन करें कि आप ये पैराग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, यानी किस चीज़ के बारे में आपने इसको पढ़ना है। द बल्क ऑफ एन एक्सपोजिटरी को कहते होते हैं फर्स्ट और इनिशियल पैराग्राफ। इनिशियल पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस, मेजर एंड माइनर डिटेल्स। सबसे पहले पैराग्राफ में आपके पास जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें आप वो पढ़ते हो, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस पढ़ते हो, मेजर एंड माइनर डिटेल्स विच हेल्प टू एक्सप्लेन और प्रूव द मेन आइडिया। दीज टेंसेस प्रेजेंट फैक्ट्स, रीजन्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, कंपैरिजन्स, कॉन्ट्रास्ट एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। अब ये जो बाकी सेंटेंसेस आप पढ़ते हो ना, पॉसिबल है कि राइटर इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हो, कोई रीजंस बता रहा हो किसी वजह की। ये टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक किस तरीके का है और वो टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है कि उस टॉपिक को हम लोग किन सपोर्टिंग वर्ड्स में किस तरह की सपोर्टिंग डिटेल उसको देंगे अपने उस थीम को। एग्जाम्पल्स की शक्ल में हो सकती है, डेफिनेशंस की शक्ल में हो सकती है, कंपैरिजन कंट्रास्ट हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, सटायर हो सकता है, कॉमिक हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंटेल द मेन आइडिया। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन आइडिया के साथ ही रिलेट करते हैं। अगर मेन आइडिया कुछ और है और नीचे उसकी सपोर्टिंग डिटेल कुछ और है, तो पैराग्राफ के अंदर ना तो कोहेरेंस और कोहेरेंस का मतलब होता है एक तसलसल, एक उसका जो रब्त है, उसका जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर सपोर्टिंग ये जो है ना, इनके दरमियान में ये लाजमी रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन कब होगा, अगर उनके दरमियान में सपोर्टिंग सेंटेंसेस और मेन आइडिया आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, और इंटरलिंक्ड जब होंगे तो वो ही सपोर्टिंग डिटेल्स होगी। द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज लाइकली टू बी अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। और जो लास्ट सेंटेंस होता है ना, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जिसमें हम लोग पूरे अपने ऐसे को, टॉपिक को, आर्टिकल को, कोई भी चीज़ को हम लोग फाइनल शेप में लेके जाते हैं। इट इज़ यूज टू सम अप अ डिस्कशन, to emphasize a point, or to restate all or part of a topic sentence so as to bring the paragraph to a close। ये हम सारा पूरा जितना भी हम लोगों ने अपने पॉइंट्स पे इसमें देखे, कोई भी हम लोग चीज़ लिखते हैं ना, जब पैराग्राफ वगैरह, ऐसे वगैरह,
ऐसे में तो पैराग्राफ्स मतलब पैराग्राफ प्लस पैराग्राफ, तो हम लोग इंडिविजुअल एक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। जब वो बल्क में होंगे तो वो ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे, और हर पैराग्राफ का अलग जो है ना वो होगा मेन आइडिया, और उसके अलग सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे। उनको जब हम प्लस कर लेंगे तो वो एक ऐसे की शक्ल ले लेगा, या वो किसी आर्टिकल की या किसी चैप्टर की शक्ल में आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जब हम कंक्लूडिंग सेंटेंसेस लिखते हैं ना पैराग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, पूरे ऐसे की बात नहीं कर रही। जब हम किसी पैराग्राफ के कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हम फिर इम्फेसिस करते हैं अपने मेन पॉइंट को कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे थे। फिर हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, उसके अंदर फिर दोबारा से वही चीज़, उसका एक मेन थीम होगा, उसके अंदर 3-4 सेंटेंसेस उसके सपोर्टिंग होंगे, और उसका जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा पैराग्राफ का, वो उस चीज़ को कंक्लूड कर रहा होगा, उसके ऊपर ही एम्फेसिस कर रहा होगा। The last sentence may also be transitional sentence। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट सेंटेंस बेटे आपका ट्रांजिशनल सेंटेंस भी हो सकता है। ट्रांजिशनल का मतलब होता है द सेंटेंस दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली, चेंज। तो ये हो सकता है कि ये चेंज का सेंटेंस हो जो कि हमें एक कनेक्शन बना रहा हो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ और पिछले पैराग्राफ के दरमियान, एक ब्रिज का काम कर रहा हो, एक ब्रिज का काम कर रहा हो, ब्रिज कायम कर रहा हो। किस तरीके से वो फर्स्ट पैराग्राफ से ट्रांजिट होके सेकंड पैराग्राफ में जा रहा है, और किस तरीके से वो इंटरलिंक कर रहे हैं आपस में, तो वो ट्रांजिशनल सेंटेंस भी हो सकता है। बिसाइड्स एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स, बिगिनर पैराग्राफ्स इन विच न्यू इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड, दीज लॉन्गर राइटिंग्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ पैराग्राफ आ गई है, किस किस तरह की हो सकती हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो सकता है, सेकंड ट्रांजिशनल पैराग्राफ हो सकते हैं, एंड समराइजिंग। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स टेल यू इन एडवांस। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि जिसमें आपको वो पहले ही बता देता है कि ये चीज़, ये ऐसे, ये पैराग्राफ, ये टॉपिक, ये किस चीज़ के बारे में है। सच थिंग्स आर, इसमें क्या क्या होता है, द मेन आइडिया ऑफ अ चैप्टर और सेक्शन, द एक्सटेंट और लिमिट्स ऑफ द चैप्टर और रिपोर्ट, यानी एक्सटेंट और लिमिट्स यानी इसकी रेंज कितनी है, इसका मतलब जो ओवरऑल इसका एक स्टेटस है वो कितना है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना अनइम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमें फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही उस चीज़ की नज़र आ जाती हैं। द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉपिक, और राइटर का उस टॉपिक की तरफ एटीट्यूड क्या है। अब राइटर के एटीट्यूड से मुराद क्या है, बाज़ औक़ात आप लोग कोई चीज़ पढ़े ना, कोई ऐसे वगैरह, तो वहाँ पर लिखा होता है द राइटर हिमसेल्फ इज़ वेरी शोइंग हिज इंटरेस्ट और आइडियोलॉजी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसका मतलब यह है कि राइटर भी अपना इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ शो करता है। या आप लोग पढ़ रहे हो चाइल्ड लेबर, तो वहाँ पे पहली लाइन में, दूसरी तीसरी लाइन में लिखा होगा द पीपल डू नॉट लाइक दिस थिंग। तो पीपल के अंदर वो राइटर भी है, तो वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो राइटर का एटीट्यूड डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर। तो ये भी चीज़ें हमें सारी की सारी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशनल पैराग्राफ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स आर यूजुअली शॉर्ट, ये शॉर्ट होते हैं। देयर सोल फंक्शन, इनका सिर्फ, सोल का मतलब होता है सिर्फ या अहम, इनका अहम फंक्शन इज टू टाई टुगेदर। टाई का मतलब होता है जोड़ना। ट्रांजिशनल पैराग्राफ मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया, ट्रांजिट करना, मूव करना, नई चीज़ की तरफ जाना। तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स का मकसद क्या होता है, देयर सोल फंक्शन इज टू टाई टुगेदर, जोड़ देना, व्हाट यू हैव रेड सो फॉर, आप क्या पढ़ चुके हैं, एंड व्हाट इज टू कम, और आगे क्या आने वाला है। ट्रांजिट करना, एक पैराग्राफ से दूसरे में मूव करना। टू सेट द स्टेज फॉर सक्सीडिंग आइडियाज़, और सक्सीडिंग आइडियाज़ का मतलब होता है नेक्स्ट आइडियाज़। सक्सीडिंग आइडियाज़ का मतलब वो होगा कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स में चीज़ें आने वाली हैं। सक्सीडिंग आइडियाज़ ऑफ द चैप्टर्स और सेक्शन और पैराग्राफ्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समराइजिंग पैराग्राफ्स कौन से होते हैं? समराइजिंग पैराग्राफ्स आर यूज्ड टू रीस्टेट ब्रीफली द मेन आइडियाज़। समराइजिंग में जब हम उसको कंक्लूड की तरफ आते हैं तो उसको हम लोग रीस्टेट करते हैं अपने मेन आइडियाज़ को समराइजिंग पैराग्राफ्स के अंदर ऑफ द चैप्टर और सेक्शन। द राइटर में ऑल्सो ड्रॉ सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दीज आइडियाज़ और गेस ऑन सम कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द एविडेंस ही और शी हैज़ प्रेजेंटेड। और उसके अंदर राइटर फिर अपना कंक्लूड देता है कि एविडेंस भी अंदर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसे है टेररिज्म फॉर एग्जांपल, तो आपको एविडेंस दिए जाएंगे अंदर जो ज़रबे अज़ब की अंदर एग्जांपल दी जा सकती है। देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ एविडेंसेस दैट कैन प्रूव दैट टेररिज्म इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर सोसाइटी, फॉर इकोनॉमी एंड फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, फॉर न्यू जनरेशन एज वेल। तो ये चीज़ें हम लोग समरी में उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से समरी हमेशा एविडेंस का काम भी करती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक्स अपने उस टॉपिक पे दे चुके होते हैं, हम लास्ट पे उसको एविडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। और उसके बाद
ये आपकी एक्सरसाइज है जिसको आपने पढ़ के, एक्सरसाइज मीन्स छोटी सी प्रैक्टिस है जिसको आपने करना है, और उसको करने के बाद आप लोग मुझे एक पेज के ऊपर लिख के या उसको शॉर्ट फॉर्म पे जल्दी से टाइप करके तो मुझे आप लोगों ने फॉरवर्ड करना है। तो आगे उसके आंसर्स भी हैं, लेकिन यहाँ तक बेटे मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है। ये अभी हमने जितना भी डाटा पढ़ा है ना, ये हमने पैराग्राफ्स वगैरह का, ये हमने एक पैराग्राफ को लेके पढ़ा है। एक पैराग्राफ में मेन आइडिया होता है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, फिर उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। सिमिलर इज द केस विद द ऐसे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो 3-4 अंदर पैराग्राफ्स आएंगे, 3 to 5, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो कहलाते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे। फर्स्ट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3, 4 या 5 जो पैराग्राफ्स आएंगे वो कहलाएंगे बॉडी ऑफ द ऐसे। और उनके अंदर भी सेम यही केस होगा, उन्हीं पैराग्राफ्स के अंदर भी फर्स्ट और सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया होगा, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, उसका कंक्लूड होगा, फिर लास्ट पे जाके हमारे पास जो पैराग्राफ आएगा एक, वो कंक्लूड हो जाएगा पूरे ऐसे का। तो ये स्मॉलर और माइनर से ये जो हमारा मैक्सिमम की तरफ, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जो हमारा जो है अभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल पैराग्राफ से हम लोग इसको ऐसे पे भी अप्लाई करें तो यही एक शेप बनती है कि मेन आइडिया होता है किसी भी ऐसे का, फिर बाकी सारा उसका सपोर्ट में पैराग्राफ्स होते हैं, फिर लास्ट में उसका एक कंक्लूड होता है। तो ये चीज़ बेटे आपने करनी है। ये अभी आपकी क्लास में ही एक्टिविटी, आई होप कि हमारे पास टाइम हो और हम इसको अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आगे इसके आंसर्स भी होंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद अभी तक जितना आपने सुना है, इसको स्टार्ट करने से पहले कोई क्वेश्चन बेटे किसी को, तो वो बेटे आप लोगों ने मुझसे पूछने हैं इस सब के बाद। और उसके बाद enjoy reading. Reading is very much important for human beings, for you and for new generation. Okay students, Allah Hafiz.